नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर सुचारिता आनंद है। मैं सीनियर कंसल्टेंट हूँ डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी, केयर हॉस्पिटल भुवनेश्वर। आज हम बात करेंगे मूवमेंट डिसऑर्डर के बारे में। देखिए, मूवमेंट डिसऑर्डर वो बीमारियाँ होती हैं जो आपकी डेली एक्टिविटी या जो आप रोज़ाना काम करते हैं उसको करने में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे। या तो मूवमेंट ज़्यादा हो रही है या मूवमेंट कम हो रही है, बिना किसी आपके हाथ पैर में कमज़ोरी की वजह से भी आप काम ना कर पाए, इसको हम लोग बोलते हैं मूवमेंट डिसऑर्डर्स। इसको डिवाइड करते हैं दो तरीके से। एक तो आपकी मूवमेंट बहुत कम हो गई है, जैसे पार्किंसन के मरीज़ होते हैं और पार्किंसन के वेरिएंट्स है। ये मरीज़ इतने स्लो हो जाते हैं कि इनको अपनी डेली एक्टिविटी करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, कुछ भी काम करने में इन्हें दूसरों का हेल्प लेने की ज़रूरत पड़ती है। दूसरे टाइप का मूवमेंट डिसऑर्डर होता है हाइपरकाइनेटिक, जिसमें कि आपकी मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा होती है। इसमें कुछ बीमारियाँ इंक्लूडेड, जैसे कोरिया बोलते हैं इसको हम लोग, डिस्टोनिया बोलते हैं, टिक्स बोलते हैं, आरएलएस रेस्टलेस लेग सिंड्रोम बोलते हैं। इसमें मरीज़ की मूवमेंट्स जो नहीं होनी चाहिए उससे बहुत ज़्यादा होती है। तो कंटिन्यूसली हाथ पैर का चलना, गर्दन का एक तरफ मुड़ जाना, मुंह का चलना, ज़बान का चलना, इससे भी नॉर्मली जो आप बोलते हैं, चलते हैं, इन सब बीमारियों में दिक्कत आने लगती है। तो क्या क्या कारण हो सकते हैं इन मूवमेंट डिसऑर्डर के? बहुत बार ये जेनेटिक होता है कि परिवार में अगर किसी को है तो आप में भी बीमारी हो सकती है। कई बार इनके कोई कारण नहीं मिलते, जिसको हम इडियोपैथिक बोलते हैं। कुछ मरीज़ जिनको स्ट्रोक हुआ हो या स्ट्रोक जैसी बीमारियां हुई हो, उनको भी मूवमेंट डिसऑर्डर की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। या कुछ दवाएं, जैसे कि आप अगर गैस की दवा ले रहे हैं बहुत लंबे टाइम से, लिवोसल्फाइड, इटोप्राइड, इनसे भी आपको मूवमेंट डिसऑर्डर्स इंड्यूस हो सकते हैं। स्पेशली मुंह का चलना, कंटिन्यूसली चूइंग मूवमेंट होना, ये सब इन दवाओं के साइड इफेक्ट होते हैं। कोई मरीज़ जिनको एंटीसाइकोटिक्स दिया गया हो साइकियाट्री की तरफ से, उनको भी मूवमेंट डिसऑर्डर के साथ प्रेजेंटेशन हो सकता है। इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है? पहले बात तो हमको इसको इवैल्यूएट करना पड़ता है कि आपको किस कारण से है। तो इसमें कुछ आपको ये पूरी डायग्नोसिस क्लिनिकल होती है कि आपको डॉक्टर देखेंगे, एग्जामिन करेंगे, एक अपना डायग्नोसिस बनाएंगे कि ये कारण से आपको दिक्कत हो रही है। फिर आगे की इन्वेस्टिगेशंस उस पर बेस्ड होती है। उसमें आपके ब्लड इन्वेस्टिगेशन से लेके एमआरआई ब्रेन भी इंक्लूडेड है, और न्यूरोफिजियोलॉजी के कुछ टेस्ट होते हैं वो इंक्लूडेड होते हैं। ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल हैं? अगर आपको ये बीमारी है तो सबसे पहले तो डॉक्टर आपको दवाएं दे के देखेंगे कि आपको दवा का रिस्पांस कितना है। सपोज आपको पार्किंसन है तो आपको पार्किंसन की दवा चलेगी, सिंडोपा वगैरह। अगर आपको हाइपरकाइनेटिक यानी कि कोरिया, डिस्टोनियाज, एथिटोसिस, टिक्स है तो उनकी अपनी अलग अलग दवाएं होती है जो दी जाती है। अगर दवाएं से बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं आता तो ऐसे पेशेंट्स में कुछ सर्जिकल ऑप्शंस भी अवेलेबल है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टीरियोटैक्टिक ब्रेन सर्जरीज और फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल सर्जरीज। और आजकल जो चलता है डीप ब्रेन स्टिमुलेशन, एक ही है। ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। तो अगर आपको इनमें से किसी भी एक प्रकार के सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे आप हमने बात करी मूवमेंट डिसऑर्डर से रिलेटेड, तो आप ज़रूर आकर के अपने न्यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करिए। धन्यवाद।